प्रिय बच्चों, मैं आज आपको उदारवादी युग में क्या उपलब्धि रही उनकी विवेचना करने जा रहा हूँ। दोनों में यदि तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें उदारवादियों की उपलब्धियों का आकलन करना आसान होगा। उग्रवादी राष्ट्रवादियों एवं अन्य जितने भी इतिहासकार द्वारा उदारवादियों की एक तरह से आलोचना भी की है, लेकिन उनकी सीमाओं के बावजूद भी उदारवादियों की अनेक उपलब्धियां उनके द्वारा चिन्हित की हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से यदि उनकी उपलब्धियों की विवेचना करें तो जिसमें सबसे पहले हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम उनकी उपलब्धियों में से एक बता सकते हैं। भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना, राष्ट्रीयता की विचारधारा को प्रचारित एवं प्रसारित करना, भारत में लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना, साम्राज्यवाद से संबंधित आर्थिक पहलुओं को जागृत करना, भारत के आर्थिक शोषण को सर्वप्रथम विश्व के समक्ष उनके द्वारा प्रस्तुत करना, भारतीयों के बीच एकता की भावनाओं को जागृत करना एवं प्रशासनिक सुधारों के लिए संघर्ष करना आदि सारांश रूप में ये हम उदारवादी की उपलब्धि के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। उदारवादी राष्ट्रवादी नियमबद्ध प्रगति में विश्वास करते थे, ये उनकी पहली एक तरह से बात थी। अंग्रेज़ों के सहयोग से भारत में वो धीरे धीरे संवैधानिक परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते थे। वे क्रांतिकारी एवं आकस्मिक परिवर्तन में एक तरह से विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि उनके वैधानिक आंदोलन के द्वारा जन जागरण एवं जन शिक्षा का विकास किया जा सकता था, ऐसा उनकी मान्यता थी। साथ ही अंग्रेज़ों का यह भी उनके मन में यह था कि अंग्रेज़ों को लगेगा कि भारतीयों की मांगें न्याय संगत हैं। उनके प्रयासों के फलस्वरूप भारत के औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन भी हुए। कांग्रेस के नेता निरंतर ये मांग उस समय कर रहे थे कि इंपीरियल काउंसिल एवं प्रांतीय काउंसिल के संगठन में परिवर्तन होना चाहिए। अपनी इसी मांग को मनवाने के लिए कांग्रेस द्वारा 2 शिष्टमंडल उनके द्वारा लंदन में भेजे थे। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम बना, उससे भारतीयों को अनेक अधिकार भी प्राप्त हुए। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिकाओं में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या एक तरह से बढ़ा दी गई। यह भी सुनिश्चित किया कि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ऐसे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक बताया गया। सदस्यों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत भी स्वीकृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा काउंसिल का कार्यक्षेत्र भी एक तरह से बढ़ा दिया गया। 1861 के एक्ट के अंतर्गत सदस्यों को प्रश्न पूछने, प्रस्ताव पास करने एवं बजट पर बहस करने का अधिकार नहीं था, किंतु इस अधिनियम के द्वारा उन्हें बजट यानी वार्षिक वित्तीय निर्णय पर वाद विवाद करने का अधिकार भी दे दिया गया। काउंसिल सदस्यों को यह भी अधिकार दिया कि वह सार्वजनिक महत्व के मामलों में प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु व्यावहारिक रूप से अभी तक केंद्रीय विधान परिषदों एवं प्रांतीय विधान परिषदों में
सरकारी अधिकारियों का एक तरह से बहुमत रहता था। इस प्रकार इस अधिनियम की सीमाएं होते हुए भी यह उदारवादी कांग्रेसियों की एक तरह से उपलब्धि थी। यह कांग्रेस के इतिहास का पहला परिणाम था। कांग्रेस के सदस्यों का प्रारंभ से ही मानना था कि परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को पर्याप्त संख्या में सम्मिलित कर उसका सुधार एवं विस्तार किया जाए। तो मोटे रूप में 1892 का अधिनियम उनके एक उपलब्धि बना रहा। उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा भारत में राजनीतिक चेतना का विकास किया गया। यद्यपि ये सत्य है कि 1885 से 1905 तक के इतिहास में कोई विशेष घटना राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित नहीं हुई थी, लेकिन कालखंड के इस दौर में यह महत्वपूर्ण है कि इन राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार एक तरह से कर दी गई थी। कांग्रेस द्वारा इस काल में ब्रिटिश जनमत को भारत की वास्तविक दशा का एक तरह से ज्ञान हो गया था। इन्हीं के प्रयासों से अनेक अंग्रेज नेता भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से सहानुभूति भी रखने लग गए थे। इन्हीं उदारवादियों के प्रयासों के कारण इंग्लैंड की सरकार यह सोचने लग गई थी कि शासन में भारतीयों को भी कुछ अधिकार देना चाहिए। ये नेता सामान्यतः सांप्रदायिकता, जातिवाद, धार्मिक आदि चीज़ों से प्रभावित नहीं थे। उन्हीं के प्रयत्नों से कांग्रेस की नीति में परवर्ती काल में अनेक परिवर्तन हुए। उदारवादियों की सफलता के संबंध में पट्टाभी सीतारामैया लिखते हैं कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने ही आधुनिक स्वतंत्रता की इमारत की नींव डाली। उनके ही प्रयत्नों से इस नींव पर एक मंजिल रख करके एक इमारत बनती चली गई। पहले उपनिवेशियों के ढंग का स्वशासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल, इसके ऊपर स्वराज्य और सबसे ऊपर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिल इन्हीं के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप बन सकी। तो कुल मिलाकर के उदारवादियों द्वारा जो भी साधन अपनाए गए उन्होंने अपनी नीति और रीति के माध्यम से निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बिगुल बजा दिया था। और इन्हीं की नींव पर आगे जाकर के उग्रवादियों एवं अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने उसको आगे बढ़ाया। आगे जाकर के गांधी जी ने का जो मार्ग एक तरह से इन्होंने ही प्रशस्त किया था। कुल मिलाकर के उदारवादियों की ये उपलब्धियां रही। और यद्यपि जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इनकी उपलब्धियों को अब नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।